उत्तराखंड में हुए एक बड़े हादसे ने 14 जिंदगियां छीन ली। बारात से लौट रहे लोगों को क्या मालूम था कि उनके साथ ऐसी अनहोनी होगी। दरअसल चंपावत में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। चंपावत के डांडा में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 14 बारातियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 14 शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट किया कि चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। मैं जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कार्यालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वाहन में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 3:20 के लगभग वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेत्स्क और लुहंस्क को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इन दोनों इलाकों को अलग अलग देश के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना की है। रूस के इस कदम को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन मामले पर भारत की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है। भारत की ओर से कहा भी गया कि मौजूदा हालात इलाके में शांति सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय लोग रहते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दूसरी ओर इस मामले पर अमेरिका का कहना है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है। उसके निशाने पर आलोचक, मॉस्को विरोधी और यूक्रेन का कमजोर तबका है। रूसी सेना चुन चुन कर इन लोगों को मौत के घाट उतारेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद पर भारत की पूरी नजर है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत की चिंता वहां रह रहे करीब 20,000 भारतीय हैं। इनमें से करीब 18,000 छात्र हैं। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो चुकी है। एयर इंडिया फ्लाइट करीब 200 लोगों को लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी। इतना सब कुछ जानने के बाद आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों देशों में विवाद क्या है, आखिर किस बात का झगड़ा है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरी नाराजगी है। इसका फायदा रूस उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्द में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वहीं पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने लाखों सैनिक तैनात कर ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच भी बातें चल रही हैं। फिलहाल कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार मतदान 7 चरणों में हो रहे हैं। पहले 3 चरणों के मतदान के बाद अब बारी चौथे चरण के मतदान की है। यूपी में चौथे चरण को लेकर कल यानी 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें प्रदेश के मतदाता चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी।
इसी कड़ी में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। मंगलवार को जंग का अखाड़ा बना भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और चित्रकूट, जहां सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जुबानी तीरों की बारिश कर दी। भगवान राम की जन्मभूमि से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते थे वो राम मंदिर कभी नहीं बनवा सकते थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या ये काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? कौन राम मंदिर का निर्माण किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कहा वो करके दिखा दिया। वहीं सीएम योगी ने अवैध बूचड़खानों से लेकर आतंकवादियों तक अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी का हाथ विकास के साथ है, वहीं समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवाद के साथ है। अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बकस दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। सीएम योगी के इन तीखे प्रहारों का पलटवार अखिलेश यादव ने चित्रकूट की धरती से दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, 10 मार्च के बाद उनकी भाप निकल जाएगी। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन चित्रकूट में तो अभी से ही गर्मी है। और जब हमारे चित्रकूट के बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान, माताएं, बहनें ये वोट डालेंगे, उस समय जो गर्मी निकालने वाले उनकी भाप निकाल देंगे वोट डाल करके। गौरतलब हो कि इस बार के चुनाव में यूपी में तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जिन्ना से लेकर अब्बाजान और गर्मी निकालने से लेकर आतंकवाद, इस बार नेताओं ने अपने तरकश से कई तरह के तीर निकाले हैं। अब देखना होगा कि आरोपी के ये तीर 10 मार्च को कौन सी पार्टी के राज तिलक में मददगार साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। चौथे चरण में सूबे की राजधानी लखनऊ और रायबरेली के साथ कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ कई बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फोकस चौथे चरण के साथ साथ अपने आगे के चरणों पर रखते हुए
बहराइच में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने पहली बार रशिया और यूक्रेन के बीच बन रहे जंग के हालातों पर इशारों ही इशारे में प्रतिक्रिया देते हुए भारत को और ताकतवर और मजबूत होने की बात कही। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की पीठ थपथपाते हुए 2017 से पहले की सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने यूपी की जनता को चेताते हुए कहा कि अभी माफिया जेल में है, अगर उन्हें एक मौका मिल गया तो यूपी फिर से गुंडाराज की चपेट में आ सकता है। वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं, वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? आने देना है क्या? भाइयों बहनों, ये जो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी सुधरे नहीं है, अभी भी आखिरी सांस ले रहे हैं और बदले का भाव लेके बैठे हैं, उनको दोबारा खड़े नहीं होने देना। वहीं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर आए अदालत के फैसलों के बाद यूपी में आतंकवाद का मुद्दा काफी चर्चा में है। इसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए परिवारवादियों पर आतंकियों पर प्यार बरसाने का आरोप लगाया। अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद के न्यायालय ने अनेक लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था। मुझे बताइए, ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है। भाइयों, गौरतलब हो कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में मतदान हो चुका है, जबकि यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग कल होनी है। पीएम मोदी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी को देश की सत्ता के सिंहासन पर दोबारा बैठाना है तो बीजेपी को यूपी में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी मोहरे के साथ दांवपेच भी चले जा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.